से कागा भय दीवान। नेपाल की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। नेपाल की राजनीति में अब नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। अब रामायण की बातें हो रही हैं। ओली के बयान पर मचा हुआ है बड़ा बवाल, वो भी उनके अपने ही घर में। वहीं चीन ने अमेरिका को दे दी सबसे बड़ी चुनौती और जापान ने कोरोना से लेकर चीन के कनेक्शन तक बहुत सारी बातें कह दी है खुलकर, जिसके बाद तनाव गहराने की है आशंका। भारत अब जापान की रास्ते पर चला। एक तरफ जापान और दूसरी तरफ इजराइल भारत को अब बनाएंगे ऐसे हथियारों से लैस जिसका सामना चीन कभी नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आजकल चीन के इतने बड़े भक्त हो गए हैं कि चीनी रामायण कहना शुरू कर चुके हैं और चीनी रामायण कथा में उन्होंने यह बता दिया कि सीता और राम दोनों ही नेपाली थे, एक नेपाली और एक भारतीय नहीं थे। और ऐसा कहने के बाद अब उन्हें अपने ही घर में घिरना पड़ रहा है, अपने ही घर के नेताओं को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ओली अब कलयुग का रामायण दुनिया को सुना रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि भारत के साथ तनाव एक अलग बात है, लेकिन भारत के साथ रिश्ते को और खराब करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इस तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ नेता तो अब उनसे मांग कर रहे हैं कि अपने बयान को ओली वापस ले, क्योंकि यह बयान बिल्कुल ही तथ्यहीन है, इसके कोई सबूत नहीं है। हालांकि उनके विदेश मंत्री ओली के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर रिसर्च किया जाएगा तो इतिहास बदल जाएगा, यानी कि ये कलयुग के नए कालिदास और तुलसीदास आ गए हैं। इनकी रामायण किसके द्वारा लिखी गई है यह तो साफ साफ पता चलता है। इनकी रामायण चीनी राजदूत के द्वारा लिखी जा रही है और वही रामायण ये बक रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब पुरजोर उन पर विरोध हो रहा है और ओली से इस बयान को वापस लेने की मांग हो रही है, उनके अपने घर में भी और बाकी दुनिया भर में भी। ओली की इस ओजी हरकत को पूरी दुनिया ने समझ लिया है और पूरी दुनिया अब मांग कर रही है कि ओली अपने बयान को वापस ले। हालांकि ऐसे करनी और ऐसी कथनी करके खुद ओली अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बात दरअसल यह है कि ओली उस जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जिस जमाने में जनता भोली भाली हुआ करती थी। आज जनता भी तेज है और साथ ही साथ अध्ययन के माध्यम भी तेज है। अब कुछ भी होता है तो जनता फट से गूगल करती है, कोशिश करती है छानबीन करने की, उसके बाद विश्वास करती है। ऐसे में धीरे धीरे ओली अपनी विश्वसनीयता भी खोते चले जाएंगे। वैसे आपको बता दें समस्या यहीं पर नहीं रुकी हुई है, एक दूसरी समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। ताइवान में जब से अमेरिका ने पैट्रियट दिया है तब से चीन बौखलाया हुआ है और बौखला कर चीन ने अब प्रतिबंध लगा दिया है लॉकहेड मार्टिन, जिसने इस हथियार को बनाया है और जिसने 620 मिलियन डॉलर का समझौता करा है ताइवान के साथ। आपको बता दें वैसे इस कंपनी ने अमेरिकी सरकार के परमिशन के बाद ही समझौता करा है। अब डायरेक्ट चीनी सरकार ने इस कंपनी पर लगा दिया है प्रतिबंध और अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका अगर भला चाहता है तो ताइवान के साथ अपनी सैन्य संबंधों को खत्म कर ले। यह ताइवान के शांति के लिए भी सही होगा और चीन और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी सही होगा। यानी कि कोरोना काल का भरपूर फायदा उठा रहा है चीन और यह बात जापान भी अब खुलकर कहने लगा है। जापान तो यहाँ तक कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए चीन और उत्तर कोरिया सबसे बड़े संकट हैं और इनसे निपटना बहुत जरूरी है। शांति पसंद जापान अपने रक्षा सौदों में बदलाव कर रहा है। उसने जो अपने श्वेत पत्र 2020 के लिए दिए हैं, उस 2020 के श्वेत पत्र में अपनी जनता को साफ साफ बताया है कि अगर जीना है तो हमें वापस अपने पुराने मोड पर चलना होगा, जहां पर अपनी ताकत को मजबूत करना होगा। इसके लिए अपना बजट भी वह रक्षा सौदे के लिए बहुत ज्यादा रख रहा है। साथ ही साथ अब खुलकर चीन के बारे में बोलना भी शुरू कर दिया है। जापान के इस बयान के बाद यह तो निश्चित है कि इस इलाके में तनाव गहराएगा, क्योंकि जापान अब जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वह काफी कड़े और सीधे सीधे चीन पर चोट करने वाले हैं। जैसे कि जापान यह कह रहा है
खुल्लम खुल्ला कि चीन जानबूझकर कोरोना के इस समय का फायदा उठा रहा है। जब दुनिया पूरी व्यस्त है, चीन अपने मंसूबे को कामयाब करना चाहता है। इसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि यह सारा किया कराया चीन का है। कोरोना की जाल में फंसाओ और उसके बाद उनकी जमीनों पर कब्जा करो। जहां ईस्ट चाइना सी में यह मामला जापान के साथ फंसा हुआ है, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में यह मामला वियतनाम और अमेरिका से ज्यादा तनाव हो रहा है और वहां भी फंस गया है। जब अमेरिका ने चीन के दावों को खारिज कर दिया कि चीन का कोई भी हिस्सा दक्षिण चीन सागर में नहीं है और चीन जो ये जबरदस्ती के क्षेत्रों पर अधिकार जमाना चाहता है वह गलत है, तब चीन बिफर कर सामने आया। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन का इन पूरे क्षेत्रों में 1000 साल से ज्यादा समय से कब्जा रहा है और इस दावे को कोई नकार नहीं सकता है। अब चीन को कोई यह समझाए कि अगर इस तरह के दावे काम करते हैं तो उस हिसाब से तो पूरी एशिया भारत की होनी चाहिए, क्योंकि यह जम्बू द्वीप कहलाता था उस समय और जम्बू द्वीप में भारत का राज था, यानी कि पूरा का पूरा एशिया पर भारत का हक होना चाहिए। लेकिन ये कहने की बातें हैं, चीन अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देना चाहता है और इसके लिए उल्टे सीधे बेतुके सबूत लेकर आ रहा है। चीन के इस बयान के बाद अब अमेरिका के साथ तनाव निश्चित हो गया है। चीन खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि कान खोलकर सुन लो, सभी सुन लो कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का अधिकार 1000 साल पुराना है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि जापान छठी जनरेशन की फाइटर जेट अपने देश में बनाने की सोच रहा है और बनाने की तैयारी भी कर रहा है। साथ ही साथ 5वीं जनरेशन की फौज खड़ी कर रहा है विमानों की। 6th जनरेशन की जो फाइटर जेट बनाएगा जापान, उसकी खासियत बहुत ज्यादा होगी और जाहिर सी बात है जापान यह सिर्फ अपने रक्षा को देखते हुए नहीं कर रहा है, बल्कि यह बेचने के दृष्टिकोण से यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी किया जा रहा है। जापान इसको बेचेगा। अब इससे शिक्षा लेते हुए भारत ने भी तैयारी कर दी है शुरू। जापान की तरह भारत भी ले रहा है बड़ा फैसला और चीन के खिलाफ डीआरडीओ में हो रही है बड़ी तैयारी। अब भारत ने भी MiG-29 की जगह लेने के लिए फाइटर जेट बनाने की सोची है और ये फाइटर जेट डबल इंजन का होगा। वैसे आपको बता दें भारत ने तेजस को भी विकसित करा है, लेकिन तेजस सिंगल इंजन वाला हल्का विमान है। अब डीआरडीओ तैयारी कर रहा है कि वह भी दुनिया के साथ कदम पे कदम मिलाकर चले। MiG-29 की जगह लेने वाला यह डबल इंजन वाला फाइटर जेट अब अपने ही देश में बनाने की सोच रहा है। भारत के पास पहले से INS विक्रमादित्य है और कुछ ही दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि INS विक्रांत भी हो जाएगा शामिल, जिस पर MiG-29 की तैनाती की जाएगी। अब हालांकि ये MiG-29 आने वाले 12 सालों में रिटायर होने वाले हैं, जिसके लिए भारत पहले से तैयारी कर रहा है और इन MiG-29 की जगह पर अब देसी फाइटर जेट वो भी डबल इंजन वाले रहेंगे। और ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए जापान जैसे दोस्त भी हैं साथ में। इस वक्त इजराइल भारत की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और हाल ही के दिनों में इजराइल ने भारत को चीन के साथ तनाव के बीच ऐसे हथियार दिए हैं जो कुछ तो हैं जो मीडिया के सामने आए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब एक बात साफ साफ सामने आ रही है कि हेरोन जो यूएवी है, जो ड्रोन है इजराइल का, अभी तक वायुसेना, नौसेना और सेना तीनों में है। लद्दाख क्षेत्र में खासकर सेना की निगरानी कर रहा है और इसका बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपयोग हो रहा है। अब भारतीय सरकार इसको और ज्यादा खरीदने के पक्ष में है। आपको बता दें वैसे तो हेरोन कई सालों से तीनों रक्षा विंगों की सेवा में है और 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई से टोह लेने वाले एक स्ट्रेच पर 2 दिनों से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है। अब वायुसेना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत मौजूदा बेड़े में यूएवी को अपग्रेड करके और ज्यादा मात्रा में खरीदने के पक्ष में है। भारतीय सेना अतिरिक्त स्पाइक एटीजीएम यानी कि एंटी टेक गाइडेड मिसाइल हासिल करने की भी योजना बना रही है। पिछली बार भारतीय सेना ने 12 लॉन्चर और 200 स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी, लेकिन अब नई दिल्ली में होने वाले 5 दिनों के द्विवार्षिक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि 240 एटीजीएम और 12 लॉन्चरों को खरीदा जाएगा इजराइल से।